नमस्कार। परिवार की मर्जी के बगैर विजातीय विवाह करने से नाराज परिवार को मनाने के लिए लड़के लड़की को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसके बाद भी वह सफल होती है या नहीं, देखते हैं आज की कहानी चमत्कार। मैं उन्हें ध्यान से दरवाजे की ओर जाते देख रहा था। मैं जानता था मेरे पास समय बहुत कम है, फिर भी किसी तरह मैंने खुद को घड़ी देखने से रोका। एक गहरी सांस ली और मन ही मन उल्टी गिनती गिनना आरंभ कर दिया। 10, 9, 8, 7। काउंटिंग समाप्त होने से पूर्व डैडी जी गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुके थे। मैंने राहत की सांस ली, घड़ी देखी और अपनी कार की ओर भागा। बाबूजी कहीं अपने आप ही ना आ जाएं। अभी कार का गेट खोला ही था कि पाँव पाँव करती काली पीली टैक्सी अहाते में आकर रुक गई। उसमें से बाबूजी को उतरते देख मैंने मन ही मन भारतीय रेलवे को सैकड़ों गालियां दे डाली। हमेशा देरी से चलने वाली ट्रेन को आज ही वक्त पर आना था। बाबूजी को गाड़ी से बक्सा उतारते देख मैं उनकी ओर लपका। मुझे उनसे बक्सा लेते देख वॉचमैन मेरी ओर लपका। सब्जी, फलों के टोकरे, घी, गुड़ का टिन आदि बाबूजी मानो पूरा गांव ही उठा लाए थे। बाबूजी, मैं बस निकलने ही वाला था, लगता है गाड़ी वक्त से पहले आ गई है। मैंने खीसे निपोड़ते हुए कहा, गाड़ी सही वक्त पर ही आई है, तू ही हमेशा की तरह लेट है। लेट लतीफ। मैं कैसे बताता कि एक के बाद एक फोन कॉल से डैडी जी को एयरपोर्ट निकलने में देरी हो गई, वरना मैं तो कब का उन्हें लेने स्टेशन पहुंच गया होता। बाबूजी शायद और भी 2-4 खरी खोटी सुनाते, पर तभी सिया ने आकर उनके पैर छू लिए और बहू को आशीर्वाद देते बाबूजी की तनी हुई मुद्रा शिथिल होकर सौम्य हो गई। मुझे भी संभलने का मौका मिल गया। सिया, बाबूजी लंबा सफर करके आए हैं, उनके नहाने और नाश्ते का प्रबंध करो, सब तैयार है। बाबूजी से सुशील बहू का खिताब पाने को लालायत सिया ने सब तैयारी कर रही थी। बाबूजी नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त हुए। तब तक टेबल पर नाश्ता सज चुका था। मैं उन्हें टेबल पर आमंत्रित करने ही वाला था कि पोर्टिको में गाड़ी रुकने की आवाज से चौंक उठा। कार में से डैडी जी को निकलते और पीछे पीछे ड्राइवर को सामान अंदर लाते देख मैं भौंचक्का रह गया। क्या हुआ डैडी जी, आप वापिस कैसे आ गए? किसी ने प्लेन में बम होने की खबर दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मुझे आधे रास्ते में ही खबर मिल गई थी तो मैं लौट आया। उनका ध्यान पहले हाथ में फलों की ट्रे लिए हक्की बक्की खड़ी सिया पर गया, फिर गेस्ट रूम से बाहर आते बाबूजी पर, इससे पहले कि वे कोई सवाल दागे। सिया ने आगे बढ़कर खुद ही परिचय कराना उचित समझा। डैडी, ये राघव के बाबूजी हैं, अभी अभी गांव से आए हैं। सूट बूट टाई में सजे मशहूर उद्योगपति आलोक सिन्हा उर्फ डैडी जी ने धोती कुर्ते पर पगड़ी पहने उस कसरती बदन पर अधेड़ुम शख्स को एक नजर निहारा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जाते जाते यह कहना नहीं भूले, मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा देना। बहू, मेरा नाश्ता भी कमरे में ही भिजवा देना। मुझे उम्मीदते चौधरी करण सिंह उर्फ बाबूजी भी अपने कमरे में लौट गए तो मैंने सिर पकड़ लिया। और बुलाओ बाबूजी को, तुम्हें ही शौक चला रहा था सुशील बहू बनकर बाप बेटे को मिलाने का। मेरी लाचारी गुस्से में तब्दील होकर सिया पर बरस पड़ी थी। वह बेचारी गुमसुम सी बेडरूम में चली गई तो ग्लानि भाव लिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया। सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे बरसना नहीं चाहिए था। तुम तो मेरे और इस घर परिवार के भले के लिए ही यह सब कर रही हो, पर तुम बाबूजी को नहीं जानती। डैडी जी जिस तरह इस महानगर में उद्योग जगत की एक मशहूर हस्ती है, बाबूजी भी अपने गांव के एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित किसान हैं। गांव में उनके लंबे चौड़े खेत खलिहान हैं। लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं। शहर उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा था, पर वे चाहते थे
कि मैं लौटकर उनकी खेती की विरासत संभालूं, अपनी शिक्षा उस पुश्तैनी व्यवसाय में लगाकर उसे और समृद्ध करूं। लेकिन मैं इस महानगरीय जीवन के आकर्षण में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस गया। तुम्हारे डैडी के ऑफिस में नौकरी करते करते कब तुम्हारे आकर्षण में बनता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। जब बॉस यानी तुम्हारे डैडी ने तुमसे शादी कर यहीं बस जाने का प्रस्ताव रखा, तब मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। मैं जानता था बाबूजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। एक तो गैर जातीय विवाह, उस पर उनका इकलौता बेटा घर जमाई बने, हमेशा के लिए शहर में बस जाए, ऐसा वह स्वावलंबी आत्माभिमानी इंसान कैसे स्वीकार कर सकता था। बाबूजी शादी में सम्मिलित नहीं हुए। मैं उन्हें मनाने कई बार गांव गया, हर बार एक से बढ़कर एक महंगी सौगात लेकर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। बाबूजी चुपचाप उन सौगातों को एक नज़र देखते, मेरी कुशल क्षेम पूछते और काकी को मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने की हिदायत देकर काम पर लग जाते। उनकी तटस्थता मुझे अंदर तक भेद जाती। तुमने कई बार साथ चलने, उन्हें मनाने की जिद की, पर मैं तैयार नहीं हुआ। माँ तो है नहीं और बाबूजी ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो मैं अपने प्रति उनकी बेरुखी झेल सकता हूँ, पर तुम्हारे प्रति नहीं। मेरा गला भर आया था, जानती हूँ, तभी तो हार मानने को तैयार नहीं हुई। जानते हो राघव, हर वक्त यह अपराध बोध मुझे डसता रहता है कि मैंने तुम बाप बेटी को अलग किया। तुम मुझसे प्यार करते थे, पर शादी करके यहीं बस जाने में हिचक रहे थे। मैंने ही तुम्हें समझा बुझा कर तैयार किया था कि डैडी का इतना बड़ा कारोबार तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और तुम उनके सबसे विश्वस्त और कर्मठ अधिकारी। तुम्हें मुझसे प्यार पहले हुआ था और मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। यह सच्चाई बाद में पता चली थी। मैंने ही तुम्हें आश्वस्त किया था कि एक बार शादी हो जाने दो, हम किसी तरह बाबूजी को मना लेंगे। पिछले महीने जब मुझे अपने गर्भवती होने का पता चला तो मुझे लगा बाबूजी को मनाने का सबसे अच्छा सुअवसर यही मिलेगा। मूल से सूद हमेशा प्यारा होता है। बाबूजी हम दोनों को भले ही नकार दें, पर अपनी आने वाली पीढ़ी का मोह उन्हें अवश्य खींच लाएगा। इसीलिए मैंने एक बार और जबरन तुम्हें उन्हें मनाने भेजा था। हाँ, और मैं गया भी। खबर सुनकर बाबूजी खुश तो दिखे, पर यहाँ आने, तुमसे मिलने की बात पर विचलित लगे। काकी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। हूँ तो मैं इस घर की नौकरानी, पर अब और नहीं सहा जाता। कहे बिना रहा नहीं जा रहा। बेचारा कब से अभी खुशामद करता गांव के चक्कर काट रहा है। 14 इंची जिंदा होती तो कब का बेटे को खुशी से गले लगाकर माफ़ कर दिया होता। दादी बनने की खबर पाकर तो वे खुशी से बौरा ही जाती और नंगे पाँव ही बहू की बलाइयाँ लेने बेटे के साथ रवाना हो जाती। बाबूजी साथ तो नहीं आई, पर थोड़े दिनों बाद ही उनके आने की खबर ने मुझ में उम्मीद की किरण जरूर जगा दी थी। डैडी जी भी उन दिनों विदेश दौरे पर रहने वाले थे। मैंने सोचा था उनके लौट आने तक या तो बाबूजी चले जाएंगे या तब तक मैं बाबूजी की गलतफहमी दूर कर दूंगा। उन्हें गलतफहमी है कि डैडी जी ने मुझे अपनी दौलत का लालच देकर घर जमाई बनने के लिए मजबूर किया। डैडी जी को गुस्सा है कि शादी में शरीक ना होकर उन्होंने डैडी जी की भद्द उड़वा दी और अब भी हमारे लाख मनाने पर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। फिर दोनों के रहन सहन, आचार व्यवहार में भी तो जमीन आसमान का अंतर है। आज बाबूजी को तुम्हारे लिए लाए सामान, घी, फल, मेवे आदि से लदा फदा उतरता देख मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर अब लगता है ये दो परिवार कभी एक नहीं होंगे। देखी दोनों की अकड़, एक म्यान में भला ये दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से किस कदर कतरा रहे थे। मैं चिंतित था।
डैडी शायद आशंकित हैं कि वे उनसे उनका बेटे जैसा दामाद छीनने आए हैं। सिया ने अनुमान लगाया, पर बाबूजी तो खुलेआम कह रहे हैं कि उनसे उनका बेटा छीन लिया गया है। मैंने तल्खी से कहा। सिया को लगा उन्हें लेकर कहीं हम दोनों आपस में न झगड़ पड़े, इसीलिए बातचीत को वहीं विराम लगा दिया गया। हम उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। दोनों प्रत्यक्ष में एक दूसरे से कुछ कहना टालते थे, पर बाबूजी की ग्रामीण वेशभूषा, खान पान और बोलचाल के देहाती लहजे के प्रति डैडी जी की आंखों में हिकारत के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। वहीं बाबूजी के लिए डैडी जी की हर गतिविधि उपहास की चीज थी। वे उनका मखौल उड़ाने का कोई अवसर नहीं चूकते थे, बल्कि अपनी हरकतों से उन्हें खिंचाने का प्रयास करते और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहते। मसलन सवेरे जब डैडी जी ट्रैक सूट में जिम में वर्कआउट करते, तो बाबूजी जानबूझकर उसी वक्त लंगोट बांधकर जिम से नजर आने वाली लॉन में दंड बैठक लगाते। डैडी जी जब भीगे बादाम खा रहे होते, वे उन्हें दिखा दिखाकर गुड़ चने फाँकते। डाइनिंग टेबल पर डैडी जी कांटे छुरी से भी निःशब्द खाना खा लेते, पर बाबूजी चपर चपर और सुड़ सुड़ की आवाज़ के बिना कौर या घूंट गले के नीचे नहीं उतारते, और डकार लिए बिना तो उनका खाना ही हजम नहीं होता था। डैडी जी नौकरों से एक विशेष दूरी बनाए रखने के हिमायती थे। हम सभी उनकी इस हिदायत का बखूबी पालन करते थे, पर बाबूजी ने तो उनकी हिदायतों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। मौका मिलते ही वे नौकरों से दोस्तों की तरह बतियाने लगते, उनके पारिवारिक उत्सवों में शरीक हो जाते। मैं और सिया यह सोचकर लगभग नाउम्मीद हो चले थे कि कोई चमत्कार ही इन दो सिंहों को गले मिला सकता है। एक दिन फुर्सत के क्षणों में मूवी देखते सिया अचानक खुशी से उछल पड़ी। मिल गया क्या? मैंने हैरानी से पूछा। दोनों सिंहों को मिलाने का आइडिया जो मुझे इस मूवी से सूझा है। सिया ने धीमे स्वर में मुझे सारा प्लान समझा दिया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर योजनानुसार मैंने बात छेड़ी। डॉक्टर ने सिया को हवा पानी बदलने को कहा है, तो हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर हो आने की सोच रहे हैं। मेरे साथ गांव चलो, बहू सबसे मिल भी लेगी और गांव के शुद्ध हवा पानी से उसकी सेहत को भी लाभ होगा। बाबूजी तुरंत बोल उठे। वहाँ के मच्छर, कीचड़, गंदगी से तो तुम और बीमार हो जाओगी सिया। वैसे भी अभी तुम्हारी हालत ज़्यादा ट्रबल करने की नहीं है। मैं किसी हिल स्टेशन के फ्लाइट टिकट बुक करवा देता हूँ। डैडी जी बोले। मैंने निराशा से सिया की ओर देखा। हमारा पहला दाव ही उल्टा पड़ गया था। अभी तो हम लोग किसी हिल स्टेशन पर ही चले जाते हैं, फिर बच्चे को लेकर गांव जाएंगे। उसे भी तो दादा का घर देखना होगा ना। सिया ने बात संभाली तो मेरी आंखें फिर आशा से चमकने लगीं। आखिर यही फाइनल हुआ। हम अगले ही दिन रवाना हो गए। विदाई के वक्त मैंने गौर किया, दोनों सिंहों के चेहरे लटके हुए थे। एक बार ही तो रुक जाने का मन हुआ, पर फिर लगा भविष्य में सब ठीक हो जाए। इसके लिए अभी इतनी जुदाई तो सहनी ही होगी। तुम्हें लगता है तुम्हारा फिल्मी प्लान सफल होगा? रास्ते में मैंने सिया से पूछा था। प्लान की सफलता को लेकर मैं अभी संदेह में था, 100%। क्योंकि हमारे दोनों पूज्य पिताजी बच्चों की तरह बचकाना हरकतें कर रहे हैं, तो हमें भी उन्हें उसी तरह हैंडल करना होगा। बच्चे माँ बाप की उपस्थिति में ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, नखरे दिखाते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है माँ बाप बीच बचाव करेंगे और इस तरह वे उनका ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। पर जब पेरेंट्स बाहर गए हुए होते हैं तो वे मिलकर रहते हैं, परस्पर मदद भी करते हैं। उन्हें डर रहता है कि हमारी परवाह करने वाले तो चले गए, अब स्वयं ही सब परिस्थितियों से निपटना है। कश्मीर की वादियों में स्वास्थ्य लाभ करते, आनंद उठाते भी हमारा मन घर में ही अटका हुआ था। दोनों सिंह अपनी अपनी मान से बाहर निकले होंगे या नहीं,
उन्होंने परस्पर मैत्री का हाथ बढ़ाया होगा या नहीं। काश सिया का प्लान फलीभूत हो जाए। ईश्वर ने शायद हमारी सुन ली थी। हमारी अनुपस्थिति ने दोनों को अकेले में आत्मचिंतन के लिए बाध्य कर दिया था। डैडी जी बिस्तर पर विचार मग्न लेटे थे। घर आए मेहमान, वो भी समधी जी की अवहेलना कर मैं गलत तो नहीं कर रहा। बच्चे शायद मेरे ही व्यवहार से खिन्न होकर दूर चले गए हैं। मुझसे उनकी 2 दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही और समधी जी से तो मैंने उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। माना राघव के भले के लिए किया, पर उससे ज्यादा मैंने अपना भला देखा। चौधरी जी भले ही ग्रामीण परिवेश से हों, मेरी ही तरह सेल्फ मेड इंसान हैं और हर हाल में सम्माननीय हैं। उधर बाबूजी को जब नौकरों से पता चला कि सिन्हा साहब वायरल फीवर से ग्रसित होने के कारण 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं जा पा रहे, तो उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। धिक्कार है मुझे, बच्चे चले गए तो क्या हुआ, मुझे सिन्हा साहब की देखभाल करनी थी। वे बीपी और हार्ट के मरीज हैं। बहू उनके खाने पीने आराम का कितना ख्याल रखती है, उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगी। उनकी सेहत और राघव की नौकरी के मद्देनजर बच्चों का उनके पास रहना सर्वथा जायज है। वैसे भी आजकल खेती बाड़ी में किसकी रुचि रह गई है। मुझे तो सिन्हा साहब का एहसान मानना चाहिए। बाबूजी लपक कर डैडी जी के कमरे में गए और बेहद आत्मीयता से उनका हालचाल पूछने लगे। उनकी आत्मीयता से डैडी जी और भी पिघल कर अपराध बोध से ग्रस्त हो उठे। आइए आपको थोड़ी देर बाहर ताजी हवा का सेवन करवा कर लाता हूँ। बाबूजी डैडी जी को लेकर बाहर लॉन में लगे झूले पर आ बैठे। गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ दोनों अनायास ही अपने बिछड़े हम सफर की यादें शेयर करने लगे। जिंदगी के जिस मोड़ पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह उनकी अनुपस्थिति उन्हें कितना तोड़ देती है। दोनों इस बात पर एक मत थे। अपने जमाने की बातें वे अपने बड़ों से कितना डरते थे। दोनों का बचपन कितना अभावों भरा था और कैसे वे सेल्फ मेड इंसान बने। दुख साझा हुए तो फिर सुख भी साझा होने लगे। दोनों बच्चे राघव और सिया जमाने को देखते हुए कितने विनम्र हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और ख्याल रखते हैं। चौधरी साहब, एक शिकायत है आपसे। आपने आने वाले बच्चे सहित अपने पूरे परिवार को गांव आने का न्योता दिया, लेकिन मुझे भूल गए। मेरी कब से गांव देखने की इच्छा है। अरे सिन्हा साहब, आप तो उस परिवार के मुखिया हैं, सबको लेकर आप ही तो आएंगे। दोनों ठठाकर हंस पड़े। घर के नौकर अंदर से झांक झांक कर यह अजूबा देख रहे थे। 5 स्टार होटल के आलीशान स्वीट में भी मेरी और सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब से हरी काका ने डैडी जी के वायरल फीवर के बारे में बताया था, मैं और सिया खुद को कोस रहे थे कि हमने कैसी नादानी कर दी। डैडी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिया सिसकने लगी। उसे ढांढस बंधाते मैंने लाउड स्पीकर ऑन कर डैडी जी को फोन लगा दिया। उधर से उनका चहकता स्वर और सम्मिलित ठहाका सुनाई दिया तो हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुखार वो तो कब का फुर्र हो चुका। अभी तो तुम्हारे बाबूजी मुझे एसी से निकालकर बगीचे की ताजी हवा खिला रहे हैं। और हाँ सिया बेटी, मेरी चिंता मत करना, आराम से खूब घूम कर आना। मैं और तेरे बाबूजी हैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। फोन कट चुका था। मैं और सिया निशब्द आंखें फाड़े एक दूसरे को ताक रहे थे। इस चमत्कार पर कोई कैसे यकीन कर सकता था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।